एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था, आयन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा ईजी एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये हो गया जी मतलब गेन। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मात्रक या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मात्रक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसे हम लोग किलो जूल पर मोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक आप लोग याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो मैं पूरे क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में क्या लिखूंगा, मैं ऐसे पूरे क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई डॉट ई लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं ई डॉट ई लिखता हूं या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलता हूं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता हूं, तो तीनों का मतलब आप समझ लें कि मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या। देखो, तो सबसे पहले ये हो गया आपका कोई भी परमाणु। ठीक है, परमाणु के सेंटर में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और यह हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके थ्रू, किस कारण से अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हिंदी में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहाँ आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके अपने संयोजकों से, मतलब यहाँ ले आता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके, आकर्षित करके, तो यहाँ से एक एनर्जी या फिर ऊर्जा उत्पन्न होता है। जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को परिभाषित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखिए, जब किसी परमाणु के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो जब यह ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक गैसियस स्पीसीज ले रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका कोई स्पीसीज या फिर कोई गैसियस परमाणु, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन डालने से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये भी परमाणु, इसके में आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जो एनर्जी उत्पन्न होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ठीक है, तो देखो, तो ये परमाणु किस प्रकार का परमाणु होना चाहिए, जिसपे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं वो परमाणु किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले वो परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए, मतलब गैसियस स्टेट में होना चाहिए। दूसरा न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब उदासीन होना चाहिए। ठीक है, उदासीन होना चाहिए, उदासीन को इंग्लिश में न्यूट्रल कहते हैं, गैसीय अवस्था को गैसियस स्टेट कहते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा ये आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए, फिर सिंगल होना चाहिए, अकेला परमाणु होना चाहिए। ठीक है, अकेला परमाणु होना चाहिए, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बोलते हैं हम लोग, उदासीन को बोलते हैं न्यूट्रल,
और इसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार के अवस्था को ही हम इस प्रकार के जो सभी कंडीशन को फॉलो करके जो ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हो गया आपका कोई गैसियस स्पीसीज या फिर गैसियस परमाणु। ठीक है, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमें परिभाषा में क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स डालने पर ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका A माइनस प्लस ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो ये ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसे तो हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेंगे। लेकिन जब ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब किसी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं केटायन। ठीक है, अगर किसी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एन आयन। ठीक है, और अगर किसी परमाणु के पास मान लो एग्जांपल अगर ऐसा है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम बोलेंगे इसे केटायन, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो हम बोलेंगे उसे एन आयन। आपको एक नंबर में पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, वो एन आयन बनाता है। ठीक है, देखो अब इस परमाणु में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दी है, अब इस परमाणु में मैं एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं। ठीक है, इसी परमाणु में मैं एक और इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो हमें क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास है प्लस एक इलेक्ट्रॉन मैं और डाल रहा हूं, तो मुझे A2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब एनर्जी फिर से रिलीज होगी। तो जो पहले स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, और दूसरे केस में जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब जिस परमाणु में मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब जिस परमाणु में मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं उसी परमाणु में मैं एक और इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस परमाणु के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, प्लस इस जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम उसे तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। जो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड केस में जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो थर्ड स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई उसे हम लोग बोलेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में जो एनर्जी रिलीज हुई उस केस में डेल्टा एच का वैल्यू, मतलब उस केस में एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सेकंड और थर्ड केस में डेल्टा का वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा। अब इसका रीजन क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो आप याद कीजिए, इससे पहले वाले क्लास में मैंने क्या बताया था, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा मैंने बताया था, आयनन ऊर्जा का वैल्यू, आयनन ऊर्जा में डेल्टा एच का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के केस में क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। इसे आप लोग बहुत बढ़िया से याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होना चाहिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एनर्जी रिलीज हुआ तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, पर आता नहीं है। उसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया से इसे लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आपको पूछ सकते हैं इसे। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, ये न्यूट्रल था, तब मैंने उसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एनर्जी रिलीज कर दिया, एनर्जी उत्पन्न हुआ, हमने उसे डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, लेकिन देखो दूसरे केस में उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेना चाहेगा बताओ, ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेगा, मतलब इस केस में ये एनर्जी उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब देखो अब इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, ले क्यों नहीं रहा, ये देखो तो इस इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने के कारण दोनों दूर जाने लगता है। लेकिन अब हमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे जोड़ना है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसीलिए इसमें
डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव और ऊपर में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव या डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव? तो इसको पता लगाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, जो ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर तीनों इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो वैल्यू है उसका एवरेज निकाल देते हैं, उसका औसत निकाल देते हैं। तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड इज इक्वल टू निगेटिव। मतलब अब देखो पहले केस में तो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, मान लो पहले केस में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, लेकिन दूसरे स्टेप में मैंने जब इलेक्ट्रॉन्स डाला तो इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दिया, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दिया। तो आप बताइए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है ना भाई, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हमेशा निगेटिव रहता है, ऑलवेज निगेटिव रहता है। ठीक है, तो देखो पहले जो केस है, पहले स्टेप में ऊर्जा क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, ऊर्जा रिलीज हुआ है। जब ऊर्जा उत्पन्न होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हिंदी में ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे केस में क्या हो रहा है, इन दोनों स्टेप में ऊर्जा हमें देनी पड़ी, मतलब ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है वो, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी। क्या बोलेंगे इन दोनों में हम लोग, ऊष्माशोषी बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ऊष्माशोषी, ये स्टेप भी क्या है, ऊष्माशोषी ही है, ये हो गया ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। और ऊष्माक्षेपी को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इसे हम लोग एक छोटे से सिंपल एग्जांपल के थ्रू बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो जो एग्जांपल मैं बताने वाला हूं वो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी प्रकार के कुछ एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछने वाला है, तो उसे आप बहुत अच्छे से याद रख लें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक गैसियस स्पीसीज ले लेता हूं। नाइट्रोजन गैसियस स्पीसीज है, गैसियस परमाणु है, इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं है, उदासीन है और ये अकेला है, तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये। तो अब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन डालने से ये N- बन गया। क्या बन गया, एन आयन बन गया, एन आयन बन गया, उसमें भी एन आयन बना था। प्लस जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। अब इसमें मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या होगा, ये N2- प्लस फिर से एनर्जी रिलीज हुई। ये आपके अनुसार एनर्जी रिलीज हुए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इस केस में एनर्जी रिलीज होगा। अभी मान लो एनर्जी रिलीज हुआ है, उसके बाद इसमें मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो मुझे मिलेगा ये N3- प्लस फिर से इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेप में मतलब द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसमें हमें खुद ऊर्जा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को डालने के लिए। मतलब इन दोनों केस में ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है मतलब डेल्टा एच का वैल्यू इसमें क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, डेल्टा एच का वैल्यू इन दोनों स्टेप में निगेटिव आएगा। तो आप समझ लो इस केस में ऊर्जा हमें निकल रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, लेकिन जब द्वितीय स्टेप में, इस स्टेप में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए ऊर्जा देते हैं, ठीक, रिलीज तो होता नहीं है, रिलीज नहीं होता मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ऊर्जा रिलीज नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए हमें खुद ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये जो ऊर्जा हम लोग दे रहे हैं, ये ऊर्जा इस ऊर्जा से कहीं ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो इसका साइन निगेटिव है, तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा, निगेटिव। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ऑलवेज नेगेटिव होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है। ठीक है, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो इससे जो पहले क्लास मैंने इसको इंग्लिश में बताया था। ठीक है, क्या बोला था मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, कॉल किया था कि सर जो आप बताते हो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा समझने में डिफिकल्टीज हो रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, आप लोगों को अगर समझने में दिक्कत जा रही तो मैं ज्यादातर हिंदी का ही उपयोग करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसा कौन सा कारक है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है, तो सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को हिंदी में बोलते हैं परमाणुक आकार। परमाणुक आकार। ठीक है, तो हमें क्या पता है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है। क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट, तो साइज छोटा होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है, साइज छोटा हो रहा है। और साइज छोटा होने से क्या होगा, साइज छोटा होने से उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। मतलब जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए कौन इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से जल्दी अट्रैक्ट करेगा, क्या ये वाला एटम इसको अट्रैक्ट जल्दी करेगा या फिर ये वाला एटम। ऑब्वियसली ये पास में है इलेक्ट्रॉन्स, साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण और साइज छोटा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और जल्दी अट्रैक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगा इसमें, जबकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न कम होगा। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम हो जाता है, और साइज कम होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये तो होगा इसका प्रथम केस या फिर पहला प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा प्रभावित करने वाले कारक। तो दूसरा आता है इसमें न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, ये हो गया आपका नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश क्या होता है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, छोटा होने के कारण उसके नाभिक में आवेश बढ़ जाता है। जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा उसमें आवेश होगा, क्या होगा इसमें, जितना ज्यादा आवेश होगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही जल्दी से खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमें क्या पता है, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो साइज बढ़ने से चार्ज कम हो जाता है, और साइज कम होने से चार्ज बढ़ जाता है। मतलब जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है इसमें एक तीसरा केस। तीसरा केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तीसरा आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। मतलब मैंने इसमें 3 केस बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। सबसे पहले
लो एनर्जी ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो होती है, ठीक है। दूसरा बताया था फुल फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल, और तीसरा बताया था हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। फुल फील्ड ऑर्बिटल मतलब मैं पी उप कक्षक लेता हूं, ठीक है, पी सबसेल है। फुल फील्ड मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेगा, फुल रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास जगह नहीं रहेगा। और हाफ फील्ड मतलब पी ऑर्बिटल के तीनों कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब इन तीनों केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर ये तीनों केस कहीं भी आएगा, मतलब समझ लो ये इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा मतलब एनर्जी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि भाई इसके पास तो जगह ही नहीं है। 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो कहां रखेगा ये, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेता। और ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब भी कोई भी ऑर्बिटल की बात करते हैं, अगर वो तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन तीनों की एनर्जी बराबर है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल है और ये भी मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें फुल फील्ड होगा, उसके बाद हाफ फील्ड है, उसके बाद 2 एनर्जी ऑर्बिटल स्टेबल होगा। तो ये तो हो गया इसमें स्टेबिलिटी की बात। तो हम पढ़ लिए यहाँ पास क्या पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम कुछ एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल 101% क्वेश्चन आता है, जिसे आप लोग स्किप करके जाते हैं, क्योंकि आप लोग को थ्योरी पसंद है ज्यादातर, ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ते जो एग्जाम में आता है ना। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़िए भाई जो एग्जाम में आता है। 20 मिनट का वीडियो लेक्चर देख लिया और क्वेश्चन आपसे नहीं पढ़े तो क्या में मतलब, ऐसा वीडियो लेक्चर देखने से क्या मतलब, टाइम पास करने से। देखना है तो परफेक्ट देखो, पूरा देखो, ताकि आपका क्वेश्चन भी बन जाए और आपका पढ़ाई व्यर्थ न जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप सीरीज 2 में देखिए, सीरीज 2 कहां से स्टार्ट होता है आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैंने आपको क्या बताया है, इससे पहले जस्ट लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किसका होना चाहिए, नियॉन, फिर फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, फिर बोरॉन, देन बेरियम, देन लिथियम, ऐसा होना चाहिए। सबसे ज्यादा नियॉन का, सबसे कम लिथियम का। तो मैं आपको बता दूं ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं होता है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी में क्या होता है आप देखिए, और ये आप कब पता चलेगा कि रियलिटी में क्या होता है, जब तक आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। देखने से हम नहीं बता सकते। तो सबसे पहले आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। लिथियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 3, बेरियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, नियॉन फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। डाल दी इसमें इलेक्ट्रॉन 1s 2s। तो इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाद में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका देख लीजिए आप 1s 2s, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। बोरान में देख लीजिए 1s 2s 2p, यहां से p स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 1, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इसमें आएगा आपका 1s 2s 2p, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें ये तो सेम रहेगा, इधर सभी जितने में सभी में सेम रहेगा, ठीक है। मैं p बस को लिख रहा हूं, तो p में आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए p में आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के लिए p में आएगा 5 इलेक्ट्रॉन और नियॉन के लिए p में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप क्या करना, जो नियॉन है ये नियॉन का आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल के देखना, नाइट्रोजन के लिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल के देखना, और बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉन डाल के देखना ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले नियॉन p में है, p में कितना ऑर्बिटल रहता है, 3 ऑर्बिटल रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। डाल दो 1 2 3 4 5 6। ऑर्बिटल फुल फील्ड है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऑर्बिटल पूरी तरह से फुल है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसके पास जगह नहीं है,
तो उसकी आयोनाइजेशन उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो एनर्जी कैसे उत्पन्न करेगा भाई। तो ये तो हो गया नियान। अब देखो नाइट्रोजन, ये तो हो गया आपका नियान का। नाइट्रोजन में पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी स्टेबल है, ये तो बहुत स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, ठीक है। अब देख लिए बेरिलियम में 1s में दो इलेक्ट्रॉन आता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने इसमें का। तो अब देखिए हमारे अनुसार क्या होना था, नियॉन का सबसे ज्यादा होना था, सबसे कम लिथियम का, लेकिन वो हमारा एक्सपेक्टेशन था। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में देखिए क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। अगर पहले ज्यादा करोगे तो इधर से डाल लो, अगर चाहो तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, सबसे कम नियॉन का, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो ऊर्जा उत्पन्न करेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे कम होगा इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नियॉन के लिए। नियॉन से ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ कक्षक है, ये आधा भरा हुआ कक्षक है, तो इससे ज्यादा वो वैल्यू या इससे ज्यादा ये ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न ये करेगा, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। अब ये भी फुल फील्ड है, भरा हुआ है, मतलब बेरिलियम का, ठीक है। अब देखो, अब बाकी नॉर्मल स्टेट, जैसे हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाते तो साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। तो देखो बेरिलियम के बाद किसका आएगा आपका, लिथियम, ठीक है। लिथियम से छोटा कौन है, बोरान, बोरान से छोटा कौन है, कार्बन, कार्बन से छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन। कितना है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होगा इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए बढ़ते क्रम में वैल्यू, ठीक है। तो ये तो यहां तक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ग्रुप दो में जितने भी एलिमेंट होगा उन सभी का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होगा। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा आता है आपका, ग्रुप 2 में आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, क्या क्या आता है आपका, बेरियम, बेरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये जाएगा आपका ये। तो इन चारों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो n सेल है, तो n सेल में जितने भी s ऑर्बिटल है उन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है, क्योंकि ये एल्कली अर्थ मेटल है। मैंने आपको बताया था एल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एल्कली अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जगह नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जगह नहीं, मतलब वो एनर्जी उत्पन्न नहीं करेगा, एनर्जी उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का वैल्यू 0 होगा। क्या होगा, 0। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप देखिए, जैसे यहाँ पास आ जाएगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें क्या पता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, आपको पता तो सही है, लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं होता है, इन दोनों बस में चेंज है थोड़ा। मतलब फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन का होता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन, या हम क्या सोच रहे थे, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। पर आप इसमें कांटा मारो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें होता क्या है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन। ये सही है, इसका रीजन भी आप लोग को बताऊंगा, ये आपका सही है। इसका रीजन क्या है देख लीजिए, अगर ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या आपका फ्लोरीन, ये क्लोरीन। देखो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जाता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा। यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पास रख नहीं रहा है, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए इसके पास जगह नहीं होता है। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
इस कारण इसका साइज छोटा होता है और छोटा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, अपने पास रख नहीं सकता। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा तब तक ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है और आउटर मोस्ट शेल मतलब संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन को रख भी लेता है। इसी कारण क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का वैल्यू फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का होता है। उसका रीजन क्या है, साइज, और साइज के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रखने की पावर ज्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्लास में मैं इसका आंसर दूंगा, आप लोग मुझे ग्रुप में भी मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क, आपको इनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन बंधुता के ऑर्डर में लिखना है। सबसे ज्यादा जिसका होगा उसको सबसे आगे में, और सबसे कम जिसका होगा उसको सबसे पीछे में। मैं एक को आपको बता दे रहा हूँ, ये इसको तो मैंने आपको क्लास में ही बता दिया था कि इसको क्या करना है, कैसे इसका आंसर आएगा। जो ट्रिक इसमें लगा है वही ट्रिक इन सभी में लगेगा, और आपको इनका आंसर यहाँ मुझे लिख के बताना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे मुझे आंसर लिख के चाहिए, यहाँ आपको आंसर लिख के बताना है, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर के बाद हम लोग एक वीडियो लेक्चर और बताएंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए मुझे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। हैप्पी लर्निंग।